नमस्कार। आज हम फिर से कुछ जरूरी खबरों और घटनाओं पर बात करने वाले हैं। तारीख है 19 सितंबर 2025 जी। और हमें जो अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिली है, हम कोशिश करेंगे कि उसका एक गहरा विश्लेषण करें, उसके मायने समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत में मौसम से ही। उत्तराखंड से जो खबरें आ रही हैं, वो थोड़ी चिंता बढ़ा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, जैसे चमोली, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, वहां भारी बारिश का दौर चल रहा है। कहीं कहीं तो बादल फटने की भी खबरें हैं। और मौसम विभाग ने वो येलो, ऑरेंज अलर्ट, हाँ। वो सब जारी किए। हाँ, अलर्ट्स तो हैं। चमोली के कुंतरी गांव का जिक्र है खास तौर पर, हाँ। जहां मलबे से कई घर तबाह हो गए। प्रशासन ने राहत और बचाव दल भेजे हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद रखने पड़े। पर क्या ये सिर्फ उत्तराखंड की ही बात है या और जगह भी ऐसा है? नहीं, ये पैटर्न काफी फैला हुआ है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। मतलब पूर्वी यूपी है, असम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्य, वहां भी जोरदार बारिश और पानी भरने की खबरें। अच्छा। और सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, दक्षिण में भी देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक और हिमाचल में भी अगले कुछ दिनों में तेज बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये काफी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को प्रभावित कर रहा है। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही वक्त में कई राज्यों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उस पर जबरदस्त दबाव है। बिल्कुल। किसानों और यात्रियों के लिए भी चेतावनी है। ये स्थिति ये क्या दिखाती है? कुछ खास पैटर्न है इसमें? देखिए, ये मानसून की जो तीव्रता है और शायद जो उसका बदलता हुआ मिजाज है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। एक साथ इतने बड़े इलाके में ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना, ये हमारी जो आपदा प्रबंधन की क्षमताएं हैं ना, उनकी असली परीक्षा होती है। हाँ, वो तो है। सिर्फ फौरी बचाव काफी नहीं है, हमें आगे की सोचने की जरूरत है। बेहतर प्लानिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात बार बार उठ रही है। ये सिर्फ पानी भरने या मलबा हटाने तक की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की तैयारी का सवाल बन जाता है। बिल्कुल। और मौसम की इस मार के साथ साथ एक और थोड़ी चिंता वाली खबर आ रही है केरल से स्वास्थ्य के मोर्चे पर। वहां अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस नाम का कोई दुर्लभ संक्रमण है। उसके मामले तेजी से बढ़े हैं। ये नाम सुनने में ही काफी गंभीर लग रहा है। हाँ, है तो। और ये गंभीर और दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है। अच्छा। इस स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है, जांच वगैरह बढ़ा दिए। लेकिन देखिए, ऐसी जो रेयर बीमारियां होती है ना, हाँ। उनका जल्दी पता लगाना, उनका निदान करना और फिर इलाज करना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए। सही बात है। ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि हमारी जो निगरानी प्रणाली है, सर्वेलेंस सिस्टम, वो कितनी चौकस होनी चाहिए, खासकर ऐसी बीमारियों के लिए जो आम नहीं है। इसमें फौरन एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो हुई चिंता की बात है। अब जरा गवर्नेंस और पॉलिसीज की तरफ देखते हैं। यूपी से खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले सड़कों की मरम्मत की सख्त निर्देश दिए हैं। ये तो खैर हर साल जैसी बात लगती है, लेकिन क्या इसमें कुछ नया है इस बार? और नया शायद सीधे तौर पर निर्देशों में ना हो, पर स्रोत एक दिलचस्प आंकड़ा सामने रख रहे हैं। क्या बताया गया है कि लक्ष्य तो था 44,196 किलोमीटर सड़कों का, लेकिन अभी तक सिर्फ 21% ही ठीक हो पाई हैं। सिर्फ 21%? हाँ, तो ये आंकड़ा जो है वो निर्देशों और जमीनी हकीकत के बीच का जो गैप है उसे दिखाता है। त्योहारों का दबाव तो है ही, लेकिन स्रोत ये भी इशारा कर रहे हैं कि बाकी काम के लिए बजट और नई योजना की जरूरत पड़ेगी, जो शायद अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति का सवाल नहीं रह जाता, ये रिसोर्सेज और इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी का भी सवाल है। यानी सिर्फ निर्देश देना ही काफी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ फूड सिक्योरिटी के मोर्चे से एक अच्छी खबर है। सरकारी गोदामों में अनाज का रिकॉर्ड भंडार जमा हो गया है। चावल करीब 48.2 मिलियन टन और गेहूं 33.3 मिलियन टन। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मात्रा तो वाकई बहुत बड़ी है। फूड सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो ये निश्चित तौर पर एक मजबूत स्थिति है। हाँ। एक तरह का बफर स्टॉक है, सेफ्टी नेट है। लेकिन यहाँ स्रोत एक दूसरा पहलू भी उठा रहे हैं। वो क्या? कि इतने बड़े भंडार का मैनेजमेंट भी अपने आप में एक चुनौती है। सुरक्षित भंडारण, उसे खराब होने से बचाना और सबसे जरूरी उसका सही समय पर और सही जगह पर वितरण, ये सवाल भी उतने ही अहम है जितने कि भंडार के बड़े बड़े आंकड़े। ये बात भी सही है। दूसरी तरफ एक बड़ी डिप्लोमैटिक और ट्रेड रिलेटेड खबर अमेरिका और यूके से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूके यात्रा हुई और विंडसर कैसल में $10 अरब के एक बड़े व्यापार समझौते का ऐलान हुआ। हाँ, ये समझौता अमेरिका यूके के बीच जो पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड रिश्ते हैं, उनको एक नई दिशा देने की कोशिश है। इस यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन भी हुए। अच्छा, विरोध भी हुआ? हाँ,
तो ये दिखाता है कि कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं या हाई प्रोफाइल दौरे होते हैं, उनके साथ अक्सर घरेलू राजनीति और पब्लिक ओपिनियन का दबाव भी जुड़ा होता है। ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात भर नहीं है, ये जटिल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वेशंस का हिस्सा है। और इनोवेशन के फ्रंट पर चीन ने एक अहम मुकाम हासिल किया है। यूएन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें चीन पहली बार दुनिया के टॉप 10 इनोवेटिव देशों में शामिल हो गया है, जर्मनी को पीछे छोड़कर। ये कैसे हुआ? ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। स्रोत इसका श्रेय चीन के लगातार और बहुत बड़े पैमाने पर किए गए निवेश को दे रहे हैं, खास तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में, नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। ये दुनिया के बाकी देशों के लिए भी सोचने वाली बात है। चलिए, अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जिनका सीधा असर शायद हम सबकी जेब, करियर और मनोरंजन पर पड़ता है। बिजनेस वर्ल्ड से एक थोड़ी राहत वाली खबर है। मदर डेयरी और कुछ दूसरी FMCG कंपनियों ने GST रेट में बदलाव के बाद दूध और रोजमर्रा के कुछ और प्रोडक्ट्स के दाम कम किए हैं। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे टैक्स पॉलिसी में बदलाव का फायदा अगर कंपनियां चाहें तो सीधे कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। स्रोत बता रहे हैं कि GST दरों में कमी के बाद ये कदम उठाया गया। ये मार्केट के डायनामिक्स को भी दिखाता है कि जहां थोड़ी राहत मिलती है उसे आगे पास ऑन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से भी एक अच्छी उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। भारत के जो जाने माने 20 स्कूल्स हैं, जिनमें कई IIMs भी शामिल हैं, उन्होंने प्रतिष्ठित QS ग्लोबल MBA रैंकिंग में अच्छी जगह बनाई है। इसका क्या महत्व समझा जाए? देखिए, इसका महत्व दोहरा है। एक तो ये कि भारतीय मैनेजमेंट एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है। हाँ। दूसरा, स्रोत इससे भारतीय टैलेंट की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ने के संकेत के तौर पे भी देख रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे संस्थान अब दुनिया के बेहतरीन संस्थानों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं और यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन परीक्षाओं की दुनिया से एक थोड़ी चिंताजनक खबर भी है। SSC CGL परीक्षा में रिमोट हैकिंग के जरिए धांधली का मामला सामने आया है। कई कैंडिडेट्स पर FIR भी हुई है। हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है और ये जो हमारी परीक्षा प्रणाली डिजिटल हो रही है उसकी कमजोरियों को भी दिखाता है। बिल्कुल। आयोग ने सिस्टम को और मजबूत करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये घटना ये भी दिखाती है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे धोखाधड़ी के तरीके भी विकसित हो रहे हैं। सही बात है। इतने बड़े पैमाने पर जो ये परीक्षाएं होती हैं उनकी पवित्रता बनाए रखना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इसके लिए बहुत मजबूत साइबर सिक्योरिटी और निगरानी तंत्र की जरूरत है। लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा होता है। और अंत में खेल जगत। यहाँ से कुछ मिली जुली लेकिन ज्यादातर रोमांचक खबरें हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान T20 एशिया कप के सुपर 4 में पहुंच गया है। इससे भारत पाकिस्तान फाइनल की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। फैंस में तो हमेशा की तरह जबरदस्त उत्साह है इसको लेकर। हाँ, भारत पाकिस्तान मैच का तो माहौल ही अलग होता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। अरे वाह! ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो सिर्फ तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। ये उनकी प्रतिभा और मेहनत का शानदार नतीजा है। बिल्कुल। और क्रिकेट से हटकर देखें तो वॉलीबॉल में भी एक अच्छी खबर है। प्राइम वॉलीबॉल लीग में एक नई फ्रेंचाइजी आई है, गोवा गार्डियंस, और इसके आने से लीग की वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। क्या ये दूसरे खेलों के लिए अच्छा संकेत है? निश्चित रूप से। स्रोत इसे भारत में जो नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स हैं उनके बढ़ते हुए कमर्शियल अपील के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा। जब लीग की वैल्यूएशन बढ़ती है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, खिलाड़ियों को बेहतर मौके मिलते हैं और खेल का ओवरऑल स्टैंडर्ड सुधरता है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि इससे ओलंपिक जैसे बड़े मंचों के लिए भारत की तैयारी को भी बल मिलेगा। और ओलंपिक की बात आई है तो नीरज चोपड़ा, उन्होंने विश्व एथलेटिक्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये खबर तो हमेशा ही जोश भर देती है। हाँ, नीरज चोपड़ा का जो कंसिस्टेंट प्रदर्शन है वो भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनका फाइनल में पहुंचना फिर से पदक की उम्मीद जगाता है, खासकर जब ओलंपिक की तैयारियां भी जोरों पर हैं। तो ये सब खेल खबरें मिलकर क्या बताती हैं? एक तरफ क्रिकेट का जुनून, दूसरी तरफ इंडिविजुअल टैलेंट का चमकना, फिर वॉलीबॉल जैसे खेलों का व्यावसायिक रूप से मजबूत होना और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जैसी निरंतरता, ये सब मिलकर भारतीय खेल की एक बहुत ही पॉजिटिव और उभरती हुई तस्वीर पेश करते हैं। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इन जानकारियों से आपको स्थिति को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी।